नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। आज बात करने वाले हैं, एक युवा हमारे साथ में हैं जो अभी वर्तमान में आज कहें तो आज इनका सम्मान भी हुआ है और ये भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता क्रीड़ा प्रकोष्ठ के बने हुए हैं। साथ ही बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बोलने से कहीं भी कतराते नहीं हैं। हमारे साथ में हैं युवा कार्यकर्ता और अभी वर्तमान में बने भाजपा के क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता। स्वागत है राहुल जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलेट न्यूज़ का और राज पाठक जी आपका, जो आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का अवसर दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप जैसे जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आज के वर्तमान समय में है, भारत का चौथा स्तंभ है, उसमें समाज को मुख्य रूप से आईना जो आप दिखाते हैं, सरकार जो भी हो, आप उसे सच का आईना दिखाकर और जनता और समाज के बदलाव के लिए उनके मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। इसलिए आपको इस समाज और देश के प्रगति में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अच्छा, अब राहुल जी सवाल यही होगा कि अभी आप नए दायित्व के साथ आ रहे हैं, तो क्या प्लान है भाजपा में, कहाँ तक जाने का प्लान है और इस पद पे आप किस तरीके से अपने कामकाज को देख रहे हैं? भाजपा जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा अपने स्थापना काल से ही कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाली पार्टी है। जो हमारे स्थापक थे, संस्थापक थे, चाहे हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ले लें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ले लें, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, और वर्तमान में हमारे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सारा युवा एक तरह से मानो ये कि लहर की तरह भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्य और कुशलता को देखकर उन पर भरोसा जताते हुए गांव-गांव का एक ऐसा युवा है जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा है। जो युवा अभी तक छूट गए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचार जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उन विचारों को लेकर गांव-गांव में जाऊंगा और युवाओं को जोड़ूंगा और पार्टी और संगठन को मजबूत करूंगा। अच्छा, सवाल ये होगा, चूँकि आप छात्र नेता भी रहे हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और जिला के संयोजक के रूप में रहे, नगर मंत्री भी रहे हैं। छात्रों की समस्या पर बात करें अगर, तो अभी आपको क्या लगता है कि छात्रों की कौन सी ऐसी समस्या है जो अभी तक नहीं खत्म हुआ है, खत्म होना चाहिए? अभी छात्रों को जो मूल समस्या है, अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आने से देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होगा और उस बदलाव को इम्प्लीमेंट करने में नरेंद्र मोदी की सरकार को सबसे पहले हमारे तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और हर कार्यकर्ता और एक एक छात्र उसका अभिनंदन कर रहा है, क्योंकि एक 35 वर्षों के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक नई नीति का आगमन हुआ है जिसका लंबे समय से मांग था। उस नीति के माध्यम से जो अमूलचूल छोटे छोटे समस्याएं थी उससे को परिवर्तित होगा और वो समस्या आने वाले दिनों में समाधान होगा। जो हम लोग एक तरह का जब विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो नारा दिया करते थे कि शिक्षा में जो शिक्षा का व्यवस्था है उसमें जो सरकार का बजट है उसका 10वां हिस्सा शिक्षा के ऊपर खर्चा हो। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में इसको सार्थक किया गया और नए शिक्षा नीति के साथ 6 से 8% बजट आज शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करना है। और किसी भी समाज के उत्थान के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए अगर हम शिक्षा जैसे मूल चीज़ों को, स्वास्थ्य जैसे मूल चीज़ों को अगर हम सुधार देते हैं तो समाज उन्नति कर जाएगा और राज्य उन्नति कर जाएगा और देश उन्नति कर जाएगा। और मोदी जी जैसे दूरगामी और दूरदृष्टि रखने वाले जो नेता हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं और आने वाले दिनों में वास्तव में शिक्षा बदलेगा। अच्छा, अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये बताइए कि छात्र संगठन के रूप में आना, आप एबीवीपी से जुड़े, उसके बाद अब भाजपा के प्रवक्ता के रूप में आ रहे हैं, तो कैसे शुरुआत कैसे हुआ आपका राजनीति में आना? जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे तो हम औरंगाबाद के अनुग्रह इंटर हाई स्कूल यानी जिसे गेट स्कूल के नाम से फेमस है, उस स्कूल में पढ़ते थे। तो उस समय जो लोग थे उन लोगों के माध्यम से सदस्यता अभियान जो हर माह विद्यार्थी परिषद का अगस्त में सदस्यता अभियान चलता है, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। उसके क्रम में हम लोगों ने 2 रुपया देकर सदस्यता अभियान ग्रहण किया
और आते जाते विद्यार्थी परिषद के खबर को समाज में जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो संघर्ष करते थे, उससे पढ़कर जब धीरे धीरे जैसे ही मैं 2010 के बाद 2009 में सदस्यता ग्रहण किया, 2010 तक ABVP से छोटे मोटे कार्यक्रमों में आता जाता रहा और 2010 में जैसे ही मैं 11th में नामांकन लिया, उसके बाद कॉलेज कैंपस में गया और विद्यार्थी परिषद के उस समय के छात्र नेताओं के द्वारा जो जैसे कि विद्यार्थी परिषद के एक तरह से हमारे औरंगाबाद के लिए अनिल भैया, उज्जवल भैया, दीपक भैया जैसे लोगों के संपर्क में आने के बाद छात्र राजनीति में एक्टिव हुआ और लगातार उसके बाद छात्र जीवन में जब तक फिर 11 से MBA तक की पढ़ाई चला, कॉलेज कैंपस में कई बड़े आंदोलनों के माध्यम से, कई संघर्षों के माध्यम से लड़ाई लड़ते हुए हम लोगों ने औरंगाबाद के कम से कम शिक्षा के स्तर को बदलाव में लाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ा और वो छात्रों के बीच में दिख भी रहा है। 2012 के जब छात्र में जब हक के आंदोलन में जब चल रहा था पटना में, तो उस समय संयोग से छात्रों के हित के लिए जब आंदोलन करते हुए विधानसभा घेराव के समय फुलवारी शरीफ जेल में गिरफ्तारी भी हुआ और 12 दिन जेल में भी रहना पड़ा। ये जो था संघर्ष औरंगाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, आप जानते हैं, यहाँ से जुड़े हुए कई बदलाव हुए। अगर हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद में आज़ादी के बाद से ये 2-3-4 सालों के पहले अगर शिक्षा का जो स्तर था वो ग्रेजुएशन था और बाकी PG पढ़ने वाली छात्रों को यहाँ से गया जाना पड़ता था और गया जाने के क्रम में उनकी काफ़ी परेशानियाँ होती थी। 75% प्रेजेंटी अनिवार्य था, जिसके कारण और अभिभावक वहाँ छात्राओं को रहने नहीं देना चाहते थे और हॉस्टल नहीं मिल पाता था, जिसके कारण छात्राएँ पढ़ाई से वंचित रह जाती थी। उस क्रम में हम लोगों ने औरंगाबाद में PG की पढ़ाई को शुरू कराया आंदोलन कर विद्यार्थी परिषद को, उसमें लंबे आंदोलन का वह परिणाम है आज की सिन्हा कॉलेज में 14 विषय में PG की पढ़ाई चल रहा है। जिस सिन्हा कॉलेज में मात्र 127 सीट ग्रेजुएशन में मिलता था एक सब्जेक्ट में, आज 400 800 सीट के माध्यम से आज वहाँ पे हम लोगों के परिणाम से आज आप देख रहे हैं कि वहाँ एडमिशन हो रहा है। आज सिन्हा कॉलेज में ISC या इंटरमीडिएट स्तर पे 5000 सीटों की संख्या बढ़ी। इतना ही नहीं, आज सिन्हा कॉलेज, यादव कॉलेज, मेमोरियल कॉलेज, महिला कॉलेज में विकास के लिए लगातार संघर्ष रखते हैं। जब बिहार सरकार के राज्यपाल DY पाटिल जी थे, उस समय वोकेशनल कोर्सों को बंद कर दिया गया था, तो उस समय लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पुनः सभी कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू कराया। महिला कॉलेज में छात्राओं को B.Ed की पढ़ाई हो, वहाँ B.Com की पढ़ाई हो, उसके लिए लगातार संघर्षरत है और B.Com और B.Ed की पढ़ाई के मान्यता भी मिल चुका है। जल्द ही वहाँ पे पढ़ाई शुरू हो जाएगा। उतना ही नहीं, छात्रों को मूल समस्या, छोटे छोटे समस्याओं को लेकर, हर छोटे बड़े समस्या को लेकर मगध यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। उसके लिए मगध विश्वविद्यालय का शाखा कार्यालय औरंगाबाद में स्थापित हो, इसके लिए हम लोग और हमारे पूरे टीम ने एक लंबा लड़ाई लड़ा और यहाँ पे शाखा कार्यालय खोलने की अनुमति मिल गई है। जल्द ही उसका भवन निर्माण होगा और उसके बाद से छात्रों की समस्या को तुम लोग समाधान करने के हर प्रयास को किया है। अच्छा, छात्रों की समस्या की आप बात कर रहे हैं। अभी बिहार सरकार के द्वारा जो मैट्रिक में सभी को पास कर दिया गया, उसमें एक बड़ी समस्या इस सीट को ही लेकर कि जब सब पास हो जाएंगे तो सीट तो बढ़ाना लाजमी है। ऐसी समस्या में सरकार का जो निर्णय था उस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो यह हमारे देश में ही नहीं, पूरे वैश्विक महामारी में जो चल रहा है कोरोना महामारी, इसमें पूरा सिस्टम, पूरा विजन ध्वस्त हो चुका है। अभी जो हम लोग को कहा जा रहा है या हम लोगों को मानना है कि 2020 जान बचाने की साल है, अगर हम जीवित रह गए तो आगे नया विजन कर लेंगे। तो छात्रों की समस्या को देखते हुए कि अगर हम एग्ज़ाम लेते हैं, अगर उस तरह का करते हैं, तो छात्रों के साथ एक समस्या, अगर उस तरह का महामारी फैलता है तो भविष्य पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये एक बात और यह समस्या व्यापक है राजेश जी, जो आप लोगों ने बताया कि जैसे ही पहले ही सीटों की संख्या कम थी और छात्र जब पूरे पास हो गए हैं तो उनको नामांकन नहीं होगा, तो जिसके कारण भी वो साल भर बैठ सकते हैं। इस पे हम लोगों ने सरकार को, शिक्षा मंत्री जी को आवेदन लिखा है और उम्मीद है कि अभी जो लोग अप्लाई नहीं कर पाते उनके लिए एक अलग से डेट निकलेगा और छात्रों को नामांकन की समुचित व्यवस्था सरकार करेगी। क्योंकि यह जो सरकार है, जब 35 साल बाद नया शिक्षा नीति ला सकता है देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए, तो छात्र
की समस्या और सम को देखते हुए सरकार उस समस्या से अपनी आंख को नहीं मोड़ सकता है। अच्छा, सरकार आंख नहीं मोड़ सकती, तो ये बताइए कि अभी वर्चुअल जो पढ़ाई चल रहा है, स्टडी, उसको लिया जा रहा है, तो जो ज़्यादा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से भी, तो अगर ये माध्यम सार्थक है तो फिर जो एग्ज़ाम हो सकता था वो क्यों नहीं हुआ इस माध्यम से, और अगर नहीं है तो फिर वर्चुअल पढ़ाई करके क्या छात्रों का भविष्य अच्छा देख रहे हैं आप, बेहतर देख रहे हैं? देखिए, वो एक माध्यम है, ना के जगह हाँ, छात्र शिक्षा से कट न जाएं। साल भर अगर छात्र, जो छोटे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई से पूर्णतः वंचित ना हो, उन्हें स्कूल जाने का, कॉलेज कैंपस में उनका जो लर्निंग का व्यवस्था है और जो आदत है वो डाइवर्ट ना हो, उसके लिए ऑनलाइन पद्धति का शुरू किया गया। आप मान लीजिए कि इतना बड़ा महामारी देश को पे आएगा, ये विश्व पे आएगा, ये बात कोई जान नहीं रहा था। हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर था, नरेंद्र मोदी जी के शासन में बिहार सरकार धीरे धीरे बढ़ रहा था उस गति में। ऑनलाइन सेटअप, हम लोग ऑनलाइन लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, हम लोग डिजिटल क्लास की बात कर रहे थे, हम लोग ऑनलाइन घर बैठे व्यवस्था के बारे में सोचे नहीं थे, उस ओर बढ़ रहे थे। अचानक वो व्यवस्था लाया गया तो धीरे धीरे सेटअप तैयार हो रहा था। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास के करने से आने वाले दिनों में छात्रों को एक व्यापक लाभ होगा। एग्ज़ाम ले पाने में सरकार अभी सक्षम नहीं था और छात्रों को भविष्य को देख रहा था कि कहीं हमारी एक गलती के कारण ऐसा ना हो, डर रहा था, जिसके कारण ये चीज़ है। छात्रों को ऐसा नहीं है कि वो एक माध्यम और सही व्यवस्था है, वो एक माध्यम है कि छात्र पढ़ाई से जुड़े रहें, उसके माध्यम से वो चला रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें तो चूंकि आप छात्र नेता भी रहे हैं, अभी जा कर के आप भाजपा के एक प्रवक्ता के रूप में आ गए, सवाल बड़ा अहम है आपसे कि लगातार अभी की वर्तमान स्थिति जो राजनीति है बिहार की और ख़ासकर चुनाव है, यहाँ पर जो ऊपर से सेटिंग हो जा रहा है, पार्टियों में नए लोग आ जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दब जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो कहीं ना कहीं वंचित रह जा रहे हैं। आप एज अ कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं, क्या देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में भविष्य है? राज जी, मैंने जैसे ही शुरुआत में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भाजपा में हमेशा से कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है। इक्के दुक्के वैसे लोग होते हैं जो राजनीति में कई चीज़ों को देखा जाता है, जैसा हम लोग समझते हैं कि दृष्टि, उस क्षेत्र की बहुलता, वहाँ के कार्यकर्ताओं की पहुँच, ऐसे कुछ चीज़ों को अगर हम अनदेखा कर दें तो 90%, 95% या हम कह सकते हैं 100%, 2-4 पॉइंट अगर इधर उधर कह सकते हैं, तो वहाँ की भौगोलिक, आर्थिक और जो और राजनीति में जो देखा जाता है कुछ चीज़, उन चीज़ों को देखकर थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही जगह बनाते हैं और कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जो दिन रात परिश्रम करता है, उसकी प्रतिभा को नहीं दबाया जाता है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी उसको निखारने का काम किया है। क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह बात बनने के पहले कोई नहीं जानता है कि यह ऐसा यहाँ फिक्स नहीं है कि वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे। एक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचता है, एक कार्यकर्ता वहाँ बैठता है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के जिस राज्य में सरकार है, वहाँ के सभी सशक्त पदों पे कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता ही है जो संघ और संघी संगठनों से आया है, जो डायरेक्ट सीधा भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम किया है। उन लोगों को सम्मान दिया जाता है। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक जो बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम करने वाला व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है और अपने काम के दम पे पूरे भारत में गुजरात का मॉडल प्रस्तुत होता है और उस मॉडल के दम पे उसे पूरे भारत के लोगों ने स्वीकार करते हैं और अंत में उसे भारत का प्रधानमंत्री बनाने का सौभाग्य मिलता है। और वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के, हम लोगों के और औरंगाबाद के ही नहीं, भारत देश के लिए आज दुनिया का नेता बनने की ओर अग्रसर है। वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कार्यकर्ता ही हैं, तो यहाँ कार्यकर्ताओं को ही सम्मान दिया जाता है। राज्य
तो ये थे हमारे साथ राहुल जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से छात्रों की समस्या पर भी बात हुई और साथ ही जो नए पद के साथ भाजपा में जुड़े हैं उन पर भी बात की कि भाजपा की रणनीति हमेशा कार्यकर्ता के तौर पर रही है और ये भी एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा को मजबूत करने के लिए आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।